अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 60 लैरिंजल पैरालिसिस। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे जो लैरिंग्स है उसकी पूरी नर्व सप्लाई एक्सप्लेन की गई है। आपको अगर ये समझ आ जाएगा तो आपको लैरिंजल पैरालिसिस इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास मोटर सप्लाई हमारे लैरिंग्स की। हमारा जो लैरिंग्स है उसमें सारे जो मसल्स होते हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को मतलब मूव करवाते हैं, जिसकी जो एडक्शन करवाते हैं, एबडक्शन करवाते हैं और टेंस करवा देते हैं वोकल कॉर्ड्स को, वो सारे मसल्स को रिकरेंट लैरिंजल नर्व सप्लाई करती है। रिकरेंट लैरिंजल नर्व सिवाय एक मसल के, वो आपने याद रखना है, क्रिकोथायरॉयड मसल, इसको रिकरेंट लैरिंजल नर्व नहीं सप्लाई करेगी। ठीक है, क्रिकोथायरॉयड कौन करेगा फिर इसको सप्लाई? इसको हमारी एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व सप्लाई करेगी, जो कि सुपीरियर लैरिंजल नर्व की ब्रांच होती है। ये फिगर देखें, इसमें आपको विजिबल होगा कि हमारे पास ये आ रही है सुपीरियर लैरिंजल नर्व। उसमें एक ब्रांच थी इंटरनल ब्रांच, दूसरी एक्सटर्नल ब्रांच। तो इस सुपीरियर लैरिंजल नर्व की ये जो एक्सटर्नल ब्रांच होती है, ये हमारे क्रिकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है, जबकि बाकी सारे जो अंदर के मसल्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स को मूव करवाते हैं, उनको हमारी जो है रिकरेंट लैरिंजल नर्व सप्लाई करेगी। रिकरेंट का भी हम कोर्स जो है अभी डिस्कस करेंगे। अब मोटर हो गए, अब सेंसरी नर्व सप्लाई की बात करते हैं। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है उसको आपने याद रखना है, हमारी इंटरनल लैरिंजल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना जो, उससे ऊपर वाले को इंटरनल लैरिंजल नर्व ये सप्लाई करेगी, जो कि अभी अभी हमने कहा इस सुपीरियर लैरिंजल नर्व की ब्रांच है। जबकि हमारे वोकल कॉर्ड से जो नीचे वाला जो भी हिस्सा होता है उसको रिकरेंट लैरिंजल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, रिकरेंट लैरिंजल नर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिकरेंट लैरिंजल नर्व क्या है, कहाँ से आई है। इंटरनल लैरिंजल नर्व का तो आपको समझ आ गया कि ये सुपीरियर लैरिंजल की ब्रांच है और वोकल कॉर्ड्स के ऊपर का जितना भी हिस्सा है उसको सप्लाई कर रही है, सेंसरी सप्लाई। तो अब ये रिकरेंट लैरिंजल नर्व क्या चीज़ है? याद रखिए कि रिकरेंट लैरिंजल नर्व जो होती है, जो राइट रिकरेंट लैरिंजल नर्व है, ये हमारी वैगस नर्व से ही अराइज करती है। कौन से लेवल पे? सब क्लेवन आर्टरी के लेवल पे। ठीक है, ये आपको नज़र आई है सब क्लेवन आर्टरी, इस लेवल पे ये वैगस से आगे अराइज करेगी। ठीक है, इसमें देखें फिगर में, तो ये वैगस नर्व आई और उसने सब क्लेवन के लेवल पे यूँ राइट रिकरेंट लैरिंजल नर्व को राइज दिया। यहाँ पे सब क्लेवन के लेवल पे ये आके यूँ हुक करेगी, उसके नीचे से हुक करेगी, ऊपर जाएगी, फिर असेंड करेगी। कहाँ से असेंड करेगी? हमारे ट्रैकिया और ईसोफेगस के दरमियान असेंड कर देगी। ये ट्रैकिया दिखाया गया, सामने ईसोफेगस होगा, उसके दरमियान ये असेंड करेगी। सॉरी, इसके पीछे जो है वो होगा ईसोफेगस, तो उसके दरमियान। अब अगर बात करें लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजल नर्व की, ये कहाँ से आएगी? अब तो लेफ़्ट वाली जो रिकरेंट लैरिंजल नर्व है ये भी वैगस से ही अराइज करेगी, मेडिस्टिनम के अंदर। किस लेवल पे? आर्क ऑफ द एओर्टा पे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी वैगस नर्व आई और मेडिस्टिनम के लेवल पे ये आर्क ऑफ एओर्टा ये आ गया, उसके लेवल पे ये अराइज करेगी हमारी लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजल नर्व। ठीक हो गया, यहाँ से इसने लूप किया अराउंड और ऊपर चली गई, असेंड करेगी इनटू द नेक इन द ट्रैकियो ईसोफेजल ग्रूव, यानी ट्रैकिया और ईसोफेगस के दरमियान जो ग्रूव होता है वहाँ से इसने असेंड किया। तो थस हमारी ये जो लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजल नर्व है इसका बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स होता है, याद रखिएगा, जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है टू पैरालिसिस एज़ कम्पेयर टू द राइट वन। ठीक हो गया, तो हमने कहा कि हमारी जो सेंसरी सप्लाई होती है वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाले जितना भी एरिया होता है उसको राइट रिकरेंट लैरिंजल नर्व सप्लाई करती है। और मोटर में हमने कहा था कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को जो एबडक्टर्स, एडक्टर्स और टेंसर्स हैं उनको भी रिकरेंट लैरिंजल नर्व सप्लाई करती है, सिवाय क्रिकोथायरॉयड जिसको एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व सप्लाई करती है, सुपीरियर की ब्रांच। तो अब आप डिस्कस करेंगे हम सुपीरियर लैरिंजल नर्व। ठीक है, ये हो गया, इसका कोर्स हमने कर लिया। अब सुपीरियर लैरिंजल नर्व की बात करें, कोई और कलर देख लेते हैं। तो ये हमारे वैगस के इन्फीरियर गैंग्लियन से अराइज करेगी। ये हमारी वैगस का हो गया सुपीरियर गैंग्लियन, ये हो गया इसका इन्फीरियर गैंग्लियन।
तो इन्फीरियर गैंग्लियन से ये हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व अराइज करेगी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये डिसेंड करेगी, यानी कि नीचे जाएगी एट द लेवल ऑफ दी यानी बिहाइंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखिए हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, उसके पीछे से ये नीचे आएगी, उसके पीछे से। और एट द लेवल ऑफ ग्रेटर कॉर्नु, ये देखिए हायोइड बोन है, उसका जो ग्रेटर कॉर्नु होता है इस लेवल पे ये दो में डिवाइड हो जाएगी। एक देगी ये इंटरनल ब्रांच, दूसरी जाएगी इसकी ये एक्सटर्नल ब्रांच, ठीक है, एट द लेवल ऑफ ग्रेटर कॉर्नु ऑफ हायोइड बोन। तो इसकी जो एक्सटर्नल वाली ब्रांच है ये जाके हमारे इस क्रिकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करेगी, जबकि इंटरनल वाली ब्रांच पियर्स कर देगी इस थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को, पियर्स करके अंदर जाएगी, अंदर जाके हमारे लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स को सेंसरी इनर्वेशन देगी, इंटरनल ब्रांच, ठीक है। तो ये कोर्स याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैरिंजल पैरालिसिस पे। तो देखिए लैरिंग्स की जो पैरालिसिस है, जो इस चैप्टर का मेन हमारा एम है उसको पढ़ना समझना, तो इस लैरिंजल पैरालिसिस एक साइड की यूनिलेटरल भी हो सकती है, इवन दो ये बायलेटरल भी हो सकती है, या फिर और इन्वॉल्व कर सकती है या तो हमारे रिकरेंट लैरिंजल नर्व को ये इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। इसमें देखें ये जो हमारी रिकरेंट लैरिंजल नर्व थी इनको इन्वॉल्व कर सकती है, या फिर हमारी सुपीरियर लैरिंजल नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है, या दोनों हमारी रिकरेंट को भी और सुपीरियर लैरिंजल नर्व्स को, जिसको हम कहेंगे कंबाइंड या कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक हो गया। तो अब डिफरेंट पहले कॉजेज़ देख लेते हैं कि लैरिंजल पैरालिसिस किन वजूहात की वजह से होता है। सबसे पहले है टोपोग्राफिकल मैनर में डिफरेंट कॉजेज़ हैं। पहला तो सुप्रा न्यूक्लियर कॉज, ठीक है, जो उसका नर्व का न्यूक्लिया है उससे भी ऊपर अगर कोई भी कॉज हो सकता है, लेकिन वो रेयर है, सुप्रा न्यूक्लियर पैरालिसिस रेयरली होती है। फिर न्यूक्लियर कॉजेज़ हैं। न्यूक्लियर में याद रखिएगा, अब जो न्यूक्लियस है इसका वैगस से अराइज कर रही है ना, तो उसका न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस की जो इन्वॉल्वमेंट है मेडुला के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ऐसा क्या हो सकता है, कोई वास्कुलर, नियोप्लास्टिक, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो सकती है, पोलियो की वजह से, सिरिंजोबल्बिया। तो इस तरह की न्यूक्लियर रिलेशंस में साथ में बाकी क्रेनियल नर्व्स की भी पैरालिसिस हो सकती है और न्यूरल पाथवेज की। तीसरी वजूहत हो सकती है हाई वेगल लेजन्स। हाई वेगल लेजन देखिए हमारी वेगस नर्व जो है वो इंट्राक्रेनियली भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है, क्रेनियम के अंदर, या फिर जहाँ से वो जगलर फोरामेन से एग्जिट कर रही होती है वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, या इवन पैराफेरेंजल स्पेस में। तो ये टेबल देखिए, इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं कंबाइंड पैरालिसिस के। कंबाइंड पैरालिसिस जिसको हम हाई वेगल लेजन कहते हैं, ठीक है। तो हाई वेगल लेजन की क्या वजूहत होती है, इंट्राक्रेनियली स्कल बेस एंड नेक। इंट्राक्रेनियली कोई भी अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ट्यूमर हो जाता है तो वो उसको न्यूक्लियस को अफेक्ट कर सकता है, या बेजल मेनिंजाइटिस हो जाए ट्यूबरक्यूलर उसकी वजह से, स्कल बेस में या फिर फ्रैक्चर हो जाए, या कोई नेजोफेरेंजियल कैंसर, ग्लोमस ट्यूमर। नेक में क्या होगा, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, या पैराफेरेंजियल ट्यूमर, मेटास्टेटिक नोड्स, या फिर इवन लिम्फोमा। तो ये कंबाइंड पैरालिसिस करवाते हैं जिनको हम हाई वेगल लेजन कहेंगे, ठीक है। हाई वेगल लेजन के डिफरेंट कॉजेज थे। फिर होती है लो वेगल लेजन्स, या उसको हम कहते हैं रिकरेंट लैरिंजल नर्व। हाई वेगल लेजन्स आपने देखा कि ऊपर हो रहा है, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल या स्कल या फिर नेक में। तो लो वाली जो है वो रिकरेंट जो हमारी लेरेंजल नर्व होती है उसको अफेक्ट करेंगे। तो उसका भी डिफरेंट टेबल बना हुआ है 60.2 में देखें। तो हमारी जो पोजीशन होती है वोकल कॉर्ड्स की इन द हेल्थ एंड डिजीज़ वो इस टेबल में बताई गई है। तो अगर हमारा वोकल कॉर्ड मीडियन पोजीशन में बीच में है, मीडियन है उसका मतलब है उसकी जो लोकेशन है मिड लाइन से वो मिड लाइन में है, मतलब मिडल में है, ठीक है। तो अगर हमारे वोकल कॉर्ड मिड लाइन में पड़े हुए हैं तो उसकी सिचुएशन हेल्थ में क्या होगी, डिजीज़ में क्या होगी। हेल्दी है बंदा, पेशेंट जो है वो हेल्दी है, तो उसके मिड लाइन में अगर वोकल कॉर्ड हैं तो वो फोनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर उसको डिजीज़ हो गई है और वो मिड लाइन में पड़े हुए हैं वोकल कॉर्ड, तो उसका मतलब है उसको राइट लैरिंजल नर्व की पैरालिसिस हुई है। इसी तरह अगर ये वोकल कॉर्ड जो है वो पैरामीडियन है, पैरामीडियन लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है कि 1.5 मिलीमीटर फ्रॉम मिड लाइन ये डिसलोकेट हो गए हैं, 1.5 मिलीमीटर, उसका मतलब है पैरामीडियन। तो हेल्दी में क्या होता है, इस पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग विस्पर हो सकता है,
ठीक है। और जबकि डिजीज़ अगर हो गई तो उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस है। इसी तरह इंटरमीडिएट अगर पोजीशन है हमारे वोकल कॉर्ड्स की, जिसको हम कैडावरिक कहते हैं, तो उसका मतलब है 3.5 मिलीमीटर ये मूव फ्रॉम मिडलाइन है। दिस इज़ अ न्यूट्रल पोजीशन ऑफ क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट। तो यहाँ पे एबडक्शन एंड एडक्शन होगी फ्रॉम दिस पोजीशन। तो इसमें डिजीज़ का सिर्फ लिखा हुआ है कि दोनों हमारी रिकरेंट और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व्स की पैरालिसिस हो सकती है, तो इंटरमीडिएट पोजीशन में। फिर है जेंटल एबडक्शन वाली पोजीशन में। जेंटल एबडक्शन में वो 7 मिलीमीटर दूर होते हैं मिड लाइन से, तो उसमें सिर्फ क्वाइट रेस्पिरेशन कर सकता है पेशेंट। और अगर वो नॉर्मली, और अगर वो डिजीज्ड में है तो पैरालिसिस ऑफ एडक्टर्स। ठीक है, यानी हेल्थ में और डिजीज़ हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हेल्थ में देखें ना हमारे ये मूव करते रहते हैं ना वोकल कॉर्ड्स, तो कभी वो जेंटल एबडक्शन पोजीशन में है, कभी वो फुल एबडक्शन में है। नॉर्मली भी तो हमारी ऐसी होती रहती है आवाज़, तो उस जैसे हम अगर जेंटल एबडक्शन वाली पोजीशन है, तो जब हम क्वाइटली विस्पर कर रहे होते हैं ना, हेलो हेलो हेलो, इस तरह, तो वो क्वाइट रेस्पिरेशन में हमारे वोकल कॉर्ड्स जेंटल एबडक्शन वाली पोजीशन में होते हैं, और वो 7 मिलीमीटर जितना फासला है फ्रॉम द मिड लाइन। इस तरह से याद करें। और अगर यही कंडीशन डिजीज़ वाले पेशेंट में है और उसका 7 मिलीमीटर जितने दूर है मिड लाइन से, जेंटल एबडक्शन में है उनकी पोजीशन, तो उसका मतलब है उसके एडक्टर्स पैरालाइज हो गए हैं, एडक्ट करवाने वाले, तभी वो 7 मिलीमीटर दूर है। इसी तरह फुल एबडक्शन अगर हो गई है, तो मतलब 9.5 मिलीमीटर है फ्रॉम मिड लाइन, तो उसमें सिर्फ वो डीप इंस्पायरेशन कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये सारे हो गए इसके लो वैगल या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। फिर आता है हमारे पास सिस्टेमिक कॉजेज इसके लैरिंजियल पैरालिसिस के। सिस्टेमिकली ऐसा क्या होगा कि लैरिंजियल पैरालिसिस हो, डायबिटीज़ की वजह से, साइफिलिस, डिफ्थेरिया, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल इन्फेक्शन, इवन या फिर लेड पॉइजनिंग की वजह से लैरिंजियल पैरालिसिस हो सकती है। इडियोपैथिक 30% केसेस में होता है, और इसमें जो है कॉज अभी तक ऑब्सक्योर रहता है। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस को डिटेल में हम देखेंगे। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आखिरी बार देख लें आप लोग, तो हमने देखा था कि राइट वाली जो है यहाँ पे सब क्लेवन पे यूँ हुक करके यहाँ पे निकलेगी, राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और लेफ्ट वाली का लॉन्ग कोर्स होता है आर्क ऑफ एओर्टा से ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव के दरमियान तक जाएगी। तो इनका हम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस को देख रहे हैं। हम यूनिलेटरल यानी एक साइड की सबसे पहले देखें। देखिए यूनिलेटरल अगर इंजरी हो जाती है हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे सारे जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, इप्सीलेटरल, यूनिलेटरल है ना, तो उसी साइड के इप्सीलेटरल वाले इंट्रिंसिक मसल्स जो है लैरिंग्स के, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी सिवाय क्रिकोथायरॉइड के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसको इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की ब्रांच है। तो इसके अलावा वोकल कॉर्ड जो है वो मीडियन पोजीशन ले लेंगे या फिर उनकी पैरामीडियन पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, और वो लेटरली मूव नहीं करेंगे डीप इंस्पायरेशन पे। तो इस टेबल में हमने देखा था मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन जो है उसमें लोकेशन कितनी होती है, 1.5 मिलीमीटर या मिड लाइन, और उसमें पेशेंट की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस की वजह से ये पोजीशन होती है। ठीक है, तो वो डीप इंस्पायरेशन पे मूव भी नहीं करेंगे। देयर आर मेनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन द मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन ऑफ द कॉर्ड। मीडियन होती है, पैरामीडियन मैंने आपको बताया मिड लाइन से 1.5 मिलीमीटर। तो इस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरीज है। एक इसमें थ्योरी याद रखिएगा, सिमॉन्स लॉ। सिमॉन्स लॉ क्या कहता है कि सारी जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक लेजन्स होती हैं उनमें एबडक्टर फाइबर्स जो होते हैं नर्व के, जो उसको एबडक्ट करवाते हैं, जो कि फाइलोजेनेटिकली न्यूअर होते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और थर्स्ट फर्स्ट होते हैं सबसे पहले, मतलब यही पैरालाइज होते हैं कंपेयर टू द एडक्टर फाइबर्स जो एडक्ट करवाते हैं। यानी एडक्टर की निस्बत जो एबडक्टर करवाते हैं, एबडक्टर वाले पहले पैरालाइज होंगे, तभी जो है वो पैरालाइज हो गए हैं। तो मीडियन या पैरामीडियन पोजिशन में वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एबडक्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये कहता है सिमोन्स लॉ। दूसरी एक्सप्लेनेशन है इसकी वेजनर एंड ग्रॉसमैन हाइपोथेसिस, जो कहता है कि क्रिकोथायरॉयड मसल जो रिसीव कर रहा है इनर्वेशन फ्रॉम सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ये हमारे कॉर्ड को पैरामीडियन पोजीशन में रखता है ड्यू टू इट्स एडक्टर फंक्शन। ठीक है, तो हमने कहा ना कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हो गई है,
कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में। तो रिकरेंट वाली तो क्रिकोथायरॉयड जो मसल है वो तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है ना, क्योंकि उसको सुपीरियर लेरेंजल कर रही है। तो क्रिकोथायरॉयड हमारे कॉर्ड्स को एडक्टर वाला फंक्शन दे रहे होते हैं, तो उसने उनको पैरामीडियन पोजीशन में रखा है। ये भी एक थ्योरी है कि वो बता रही है कि क्यों हमारे कॉर्ड्स रिकरेंट लेरेंजल नर्व पैरालिसिस में मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में क्यों पड़े हुए होते हैं। तो ये सिमोन्स लॉ एंड वेजनर ग्रॉसमैन हाइपोथेसिस। उसके बाद है एटियोलॉजी ऑफ रिकरेंट लेरेंजल नर्व पैरालिसिस इज गिवन 60.3। अब क्यों हमारी रिकरेंट लेरेंजल नर्व पैरालाइज हुई, ऐसा क्या हुआ, उसके डिफरेंट कॉजेज हैं। राइट साइड की हुई या लेफ्ट साइड की या दोनों साइड की, तो डिफरेंट कॉजेज हैं। राइट में आपने याद रखना है, मैंने आपको कोर्स भी दिखाया, सब क्लेवन से वो हुक कर रही है, तो वहाँ पे अगर नेक में ट्रॉमा हो तो राइट वाली इंजर होगी, पैरालाइज होगी। या कोई थायराइड की बिनाइन मैलिग्नेंट डिजीज़ हो, थायराइड की सर्जरी के दौरान, कार्सिनोमा ऑफ द सर्वाइकल इसोफेगस, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में, ठीक है। दूसरा, अगर सब क्लेवन आर्टरी पे वो हुकअप कर रहा है ना, तो उस सब क्लेवन आर्टरी में अगर एन्यूरिज्म हो जाता है, या हमारे एपेक्स ऑफ द लंग में कोई कार्सिनोमा, या सर्वाइकल प्लूरा जो है, जो लंग्स को कवर कर रही है सर्वाइकल वाले रीजन में, उसमें अगर टीबी हो जाए, या इडियोपैथिकली भी, तो राइट हमारा लेरेंजल रिकरेंट लेरेंजल नर्व पैरालाइज होगी। लेफ्ट पे भी नेक में डिफरेंट कॉजेज है, मेडियस्टिनम में, तो नेक में अगर एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो, या थायराइड की डिजीज बिनाइन मैलिग्नेंट, थायराइड की सर्जरी, सर्वाइकल ईसोफेगस का कार्सिनोमा, या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तकरीबन सेम ही है। या मेडियस्टिनम में, मेडियस्टिनम क्यों, क्योंकि इसका लॉन्ग कोर्स था, मेडियस्टिनम में जाके आर्क ऑफ एओर्टा से वो ऊपर आ रही थी लेफ्ट वाली। तो अगर कोई वहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कैंसर हो, थोरेसिक ईसोफेगस का कार्सिनोमा, ईसोफेगस का एक पार्ट होता है ना जो थोरेक्स में होता है, उसको थोरेसिक ईसोफेगस कहते हैं, वहाँ कार्सिनोमा हो गया हो, एओर्टा में अगर एन्यूरिज्म हुआ हो, मेडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी, इनलार्ज्ड लेफ्ट ऑरिकल, इंट्राथोरेसिक सर्जरी, या इवन इडियोपैथिक कॉजेज। अब दोनों साइड की राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व क्यों पैरालाइज होंगी, जब थायराइड सर्जरी हो तब दोनों हो सकती हैं, थायराइड का कार्सिनोमा हो, सर्वाइकल इसोफेगस, जो इसोफेगस का सर्वाइकल पार्ट है उसमें कैंसर हो, या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाए। ठीक हो गया। तो ये सारी हमने एटियोलॉजी देखी इसकी। अब कह रहा है कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एक इम्पॉर्टेंट कॉज बनता है लेफ्ट रिकरेंट पैरालिसिस का, और इसको हमने हमेशा एक्सरे के थ्रू एक्सक्लूड करना होता है, चेस्ट एक्सरे करवा के, या ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू, या बायोप्सी लेंगे, अगर अदर कॉज ऑब्वियस है नहीं तो जब तक कि अदर कॉज जो है ऑब्वियस ना हो। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यूनिलेटरल एक साइड की रिकरेंट लेरेंजल नर्व पैरालाइज हुई है, तो ये अनडिटेक्टेड भी रहती है 1/3 ऑफ द पेशेंट में, पता ही नहीं चलता कि उनको पैरालाइसिस हुई है, एसिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन कुछ को जो है ना वॉइस में चेंज आता है, लेकिन कोई भी एस्पायरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, याद रखिएगा। लेकिन उनकी जो वॉइस होती है यूनिलेटरल पैरालिसिस वाले केस में, वो ग्रेजुअली सही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक साइड की भी है ना, तो वॉइस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो हेल्दी वाला वोकल कॉर्ड है वो उसको कंपनसेट करेगा, क्रॉस कर जाएगा मिड लाइन को टू मीट द पैरालाइज्ड वन। यानी ये वाला पैरालाइज हो गया, लेकिन जो हेल्दी वाला है वो मिड लाइन को क्रॉस करके यहाँ तक आ जाएगा और पैरालाइज्ड वन को मीट कर जाएगा, तो इसलिए उसकी आवाज़ फिर सही हो जाती है यूनिलेटरल में, ये फीचर है। ट्रीटमेंट क्या है, यूनिलेटरल पैरालिसिस हुई है तो स्पीच थेरेपी हमने स्टार्ट करनी होती है जल्द से जल्द, इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी। अब जब तक कि हम इंतज़ार करें, वेट करें कि कंपनसेशन हो जाए, अपोजिट वाले हेल्दी वोकल कॉर्ड जाके खुद ही कंपनसेट करे और वॉइस सही हो, तो उसमें तो 6 से 12 महीने लग जाएंगे। तो जब इससे बेहतर है कि हम टेम्परेरी मेजर्स करते हैं कुछ, ताकि उस पेशेंट की जो आवाज़ है उसको हम अर्ली फेज़ में ही इम्प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी के लिए, जिसमें ऑटोलॉगस उसी पेशेंट का फैट हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, या हाइलुरोनिक एसिड विद देयर इफेक्ट लास्टिंग फॉर फ्यू मंथ तक इनका इफेक्ट रहेगा। नंबर 3 होता है ट्रीटमेंट में थायरोप्लास्टी टाइप 1। इसको हम मीडियलाइजेशन थायरोप्लास्टी भी कहते हैं। ये हम करते हैं अगर फोनेटरी गैप जो है 2 से 3 मिलीमीटर जितना है, और साथ में उसके एरिटिनॉइड्स की भी सिमिट्री है, तो हम
थायरोप्लास्टी टाइप 1 करेंगे, ठीक है। फोनेटरी जो गैप है वो 2 to 3 मिलीमीटर जितना है और एरिटिनॉइड सिमेट्रिकल ही है। लेकिन चौथा होता है थायरोप्लास्टी टाइप 1 विथ एरिटिनॉइड एडक्शन, इसमें हमने एरिटिनॉइड को एडक्ट भी करवाया है। ये हम तब करेंगे जब उसमें पेशेंट को ट्रायंगुलर फोनेटरी गैप है, ठीक है। वहाँ पे 2 to 3 मिलीमीटर का फोनेटरी गैप था, अब यहाँ पे ट्रायंगुलर फोनेटरी गैप आ गया है। तो इसमें और ये 2 to 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, साथ में उसके एरिटिनॉइड की एसिमेट्री हो गई है, वहाँ सिमेट्रिकल थे, ये एसिमेट्री हो गई है। तो या फिर एट लीस्ट देयर इज़ अ लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स, उनमें लेवल डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हमने थायरोप्लास्टी 1 विथ एरिटिनॉइड एडक्शन करना होता है, एरिटिनॉइड्स को एडक्ट करके। देन आता है लास्टली नॉन सिलेक्टिव लेरिंजियल रीइनर्वेशन। ये भी बेस्ट सूट किया गया है उन पेशेंट्स के लिए जिनको नॉन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सेक्रीफाइस हो या इंजरी हो गई हो, जो कि पुअर साइन शो कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल रिकवरी का आफ्टर 6 to 9 मंथ ऑफ पैरालिसिस। हमने कहा ना 6 to 9 मंथ के बाद जो है हेल्दी वाला उस पर आ जाता है और फिर वॉइस सही हो जाती है, लेकिन वो सही नहीं हुआ अभी तक, तो फिर हमने ये नॉन सेलेक्टिव लेरिंजियल रीइनर्वेशन करनी होती है। ये हम बच्चों में भी कर सकते हैं, जैसा कि दे में आउटग्रो एन इम्प्लांट, ठीक है, उसमें इम्प्लांट के ऊपर जो है ग्रोथ हो जाएगी, तो हम बच्चों में भी करते हैं। इसके अलावा ये हम बाकी मेडिलाइजेशन प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ना नॉन सिलेक्टिव लेरिंजियल इनर्वेशन में जो हमारा एंसा सर्वाइकैलिस होता है, प्लेक्सस है, उससे हमने एक ब्रांच लेनी होती है और उसको हमने एनास्टोमोस करना होता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ एनास्टोमोस करवाना होगा, जो कि फिर पेशेंट की फिजियोलॉजिकल टोन और बल्क ऑफ वोकल फोल्ड को इम्प्रूव करेगा। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल रिकवरी को साल भी लग सकता है और इसमें पेशेंट को लॉन्ग फॉलोअप का हमने कहना होता है। नॉन सेलेक्टिव लेरिंजियल रीइनर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो हमने डिटेल में सारी यूनिलेटरल पैरालिसिस कंप्लीट की। अब हम आ जाते हैं रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की बायलेटरल एबडक्टर पैरालिसिस, ठीक है, एबडक्टर। अब इसमें क्या इटियोलॉजी है, क्यों दोनों साइड्स का होता है? जब भी कोई सर्जिकल ट्रॉमा हो, जैसे थायरॉयडेक्टमी के दौरान थायरॉयड निकाल रहे होते हैं उस दौरान, या जब न्यूराइटिस हो जाए, तो ये दोनों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बनते हैं दोनों साइड की बायलेटरल एबडक्टर पैरालिसिस का। कंडीशन वैसे ये ऑफन अक्यूट होती है। पोजीशन ऑफ कॉर्ड्स की बात करें तो जैसा कि हमारे जो सारे मसल्स होते हैं लेरिंग्स के, जो भी इंट्रिंसिक मसल्स हैं, वो इसमें पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स की हो गई है ना, तो अब बिल्कुल कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएंगे लेरिंग्स के मसल। तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो मीडियन या पैरामीडियन पोजीशंस में लाई कर रहे होंगे, ठीक है, मीडियन या पैरामीडियन 1.5 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमारे क्रिकोथायरॉइड मसल का अनअपोज्ड एक्शन है, वो उनको उसका एडक्टर फंक्शन होता है, तो उसको एडक्ट करके रखेगा मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में, ठीक है। बाकी इंट्रिंसिक मसल सारे पैरालाइज हो गए। तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? उसके कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन में लाया कर रहे हैं, तो एयरवे तो उसका जो है इनएडिक्वेट होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे मसल देखें पैरालाइज हो गए। डिस्निया होगा, स्ट्राइडर होगा, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी होगी अभी। तो डिस्निया और स्टार्टर जो है और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे जब पेशेंट एक्सर्शन करेगा, या फिर उसको जब एक्यूट लेरिंजाइटिस का अटैक होगा। एक्यूट लेरिंजाइटिस हमने पढ़ा था ना, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शियस कॉज होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉज, तो जब भी उसका अटैक होगा तो उसको और ज़्यादा डिस्निया एंड स्टाइडर बढ़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है? दोनों साइड की लेरिंजियल नर्व पैरालाइज हो गई है, रिकरेंट लेरिंजियल, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे? सबसे पहले एयरवे बिल्कुल मर रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको हमने ट्रेकियोस्टमी करनी है। देखिए बायलेटरल एबडक्टर पैरालिसिस हुए हैं, क्योंकि क्रिकोथायरॉइड तो बच गया ना, वो तो एबडक्टर है, तो एबडक्टर पैरालाइज हो गए हैं और ज़्यादा बंद हो गया है वो एयरवे, तो उसके लिए हमने ट्रेकियोस्टोमी इमरजेंसी प्रोसीजर की तरह करना होता है। या फिर जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो लाजमी करना होगा, क्योंकि एक्यूट लेरिंजाइटिस हो गया है तो उसका अटैक और वर्सन करता है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में चॉइस इज बिटवीन द परमानेंट ट्रेकियोस्टमी विथ स्पीकिंग वाल्व लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेकियोस्टमी जब की जाती है ना तो फिर उसमें आवाज़ नहीं बोल नहीं पाता पेशेंट, तो स्पीकिंग वाल्व लगा लेंगे, या फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे टू लेटरलाइज द कॉर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल एडक्ट हो गए हैं क्रिकोथायरॉइड की वजह से, क्योंकि वो बच गया है, उसको सुपीरियर लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, तो एडक्ट हो गए हैं, तो अब एबडक्टर पैरालाइज हो गए हैं, तो फिर हमने लेटरलाइज करना होगा कॉर्ड को। तो लेटरलाइज के लिए हमने
कर लिया अगर तो उससे स्ट्राइडर सही हो जाएगा और उसकी आवाज़ भी प्रिजर्व रहेगी। लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है ट्रैकियोस्टमी, होल इन द नेक, गले में ज़ाहिर सी बात है एक होल बना दिया है हमने ट्रैकियोस्टमी करके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो यानी हम दो चीज़ें कर रहे थे ना, लॉन्ग स्टैंडिंग केस में हमने कहा हम ट्रैकियोस्टमी करेंगे जिसमें हम साथ में स्पीकिंग वाल्व लगा लेंगे, या फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर करके उसको कॉर्ड को लिटरलाइज करेंगे। तो ट्रैकियोस्टमी का ये फ़ायदा है कि उससे आवाज़ अच्छी रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि हमने स्पीकिंग वाल्व भी लगाया है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसमें गले में सुराख कर दिया है। जबकि सर्जिकल प्रोसीजर जिससे हम कॉर्ड को लिटरलाइज कर रहे हैं, उस सर्जरी से जो है एयरवे तो बिल्कुल रिलीव हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गई, लिटरलाइज हो गया, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ द गुड वॉइस। ठीक है। और आल्सो इसमें ट्रैकियोस्टमी होल भी नहीं बनता नेक में, सर्जिकल वाले में। उसके बाद कह रहा है वाइडनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एयरवे विदाउट परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक या थ्रू एक्सटर्नल सर्वाइकल अप्रोच। यानी इसमें बाहर से हम एक्सटर्नल सर्वाइकल अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं या एंडोस्कोपिकली कर रहे हैं, और इसमें परमानेंट ट्रैकियोस्टमी नहीं करनी पड़ रही, गले में सुराख नहीं बनाना पड़ रहा, बस हमने रेस्पिरेटरी एयरवे को वाइडन किया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एम क्या होता है हमारा, कि हमने रेस्पिरेटरी एयरवे जो है लैरिंग्स का उसको वाइडन करना है। कैसे करेंगे उसके लिए डिफरेंट है मेथड, एरिटिनोइडेक्टमी कर देंगे विथ सूचर, या एरिटिनोइडोपेक्सी, यानी एरिटिनोड्स को लेटरल पोजीशन में फिक्स कर देंगे ताकि वो खोल के रखे उसको, वोकल कोर्ड्स को, या वोकल कोर्ड्स की ही लेटरलाइजेशन कर देंगे, या लेज़र कॉर्डेक्टमी। लेज़र कॉर्डेक्टमी यानी एक वोकल कॉर्ड हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है लेस इन्वेजिव टेक्निक्स के साथ। अब हम इतनी ज़्यादा ये इन्वेजिव टेक्निक्स नहीं करते, फिर क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी। ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी यानी कशीमा ऑपरेशन। ये क्या होता है, ये समय सॉफ्ट टिश्यू जो होता है ना हमारे मेम्ब्रेनस कॉर्ड और वोकल प्रोसेस ऑफ द एरिटिनॉइड्स के दरमियान, ये जो वो एरिटिनॉइड्स होते हैं उनका एक ये वोकल प्रोसेस होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड अटैच होते हैं। तो उनका जो वोकल प्रोसेस होता है एरिटिनॉइड का और जो मेम्ब्रेनस कॉर्ड का जो जंक्शन होता है उसको हमने लिटरली एक्सरसाइज करना होता है, लेज़र की मदद से एक्सरसाइज करेंगे तो इससे एक अच्छा एयरवे मिल जाएगा। और अगर इस तरह का केस है कि अभी तक एयरवे इंसुफिशेंट है फिर भी सही नहीं हुआ, तो फिर हमने और ज़्यादा टिश्यू रिमूव करना होता है दोबारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके। ठीक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी या कशीमा ऑपरेशन। दूसरा होता है पार्शियल एरिड। ठीक है, अगला प्रोसीजर जो आजकल हम यूज़ करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में बायलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस में या बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस में, वो होता है हमारे पास पार्शियल एरिटिनोइडेक्टमी। इसमें क्या होता है, हमारे एरिटिनोइड्स का जो मीडियल पार्ट होता है ना एरिटिनोइड्स का, उसको हमने लेज़र की मदद से एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी में हमने लेटरली हम एरिटिनोइड के वोकल प्रोसेस को लेटरली एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पर हम इसमें पार्शियल एरिटिनोइडेक्टमी में मीडियल पार्ट जो है एरिटिनोइड्स का उसको हम एक्सरसाइज करते हैं लेज़र की मदद से। तो कभी कभार सिर्फ जो वोकल प्रोसेस होता है एरिटिनोइड का वही सिर्फ हमने एब्लेट करना होता है। थर्ड होता है ट्रीटमेंट, हम बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे देंगे। ये हम देते हैं एक थायरो एरिटिनोइड मसल में। थायराइड को जो एरिटिनोइड के साथ अटैच करवा रहा है मसल, उस मसल में हमने बोटुलिनम टॉक्सिन देना होता है। मसल याद रखिएगा थायरो एरिटिनोइड, एंड बोथ क्रिकोथायरॉइड मसल्स में भी हम देते हैं ये बोटुलिनम, ताकि एडक्शन प्रिवेंट हो, क्योंकि हमने खोलना है ना, लेटरलाइजेशन करनी है, एयरवे खोलना है, तो इससे क्या होगा, एडक्शन प्रिवेंट होगी और एयरवे प्रोवाइड हो जाएगा। हाउएवर ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है ये बोटुलिनम टॉक्सिन वाला, और इसको फिर हमने दोबारा वरना देना होता है, कुछ महीनों के बाद रिपीट करना होता है। नंबर 4, हम री इनर्वेशन प्रोसीजर्स करते हैं। ये हम करते हैं ताकि जो हमारे पैरालाइज्ड पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड मसल है जो पैरालाइज हो गया है उसको हम इनर्वेट करते हैं बाय इम्प्लांटिंग नर्व मसल पेडिकल ऑफ स्टर्नोहायोइड या ओमोहायोइड मसल। इन मसल्स का नर्व मसल पेडिकल लगा देते हैं, इम्प्लांट करते हैं विथ इंटेक नर्व सप्लाई फ्रॉम द एंसा हाइपोग्लोसा है, जो हाइपोग्लोसिस नर्व का जो प्लेक्सस है उसकी नर्व। तो ये प्रोसीजर जैसे आजकल इतना सक्सेसफुल नहीं है। देन है थायरोप्लास्टी टाइप 2। थायरोप्लास्टी टाइप 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 पढ़े थे, वो हम यूनिलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की ट्रीटमेंट में दे रहे थे। 2 पढ़े थे हमने थायरोप्लास्टी टाइप 1 जिसमें एरिटिनोइड सिमेट्रिकल थे, दूसरे में एसिमेट्रिकल थे, तो विथ एडक्शन कर रहे थे हम, विथ एरिटिनोइड एडक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पे थायरोप्लास्टी टाइप 2, अब ये 2 है, तो इसमें क्या होता है कि हमने लेटरल एक्सपेंशन क्रिएट करनी होती है लैरिंग्स की। लैरिंग्स जो है ना हमारा, उसको लेटरली एक्सपेंड करना होता है, सिमिलर टू द वोकल कॉर्ड लेटरलाइजेशन। जिस तरह वोकल कॉर्ड्स की हम लेटरलाइजेशन करें, उसी तरह लैरिंग्स को हमने लेटरलाइज करना होता है। तो क्वालिटी ऑफ वॉइस इसमें वैसे अच्छी नहीं होगी फिर पेशेंट की। उसके बाद आता है हमारे पास पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। यहाँ पे हमने डिटेल में ख़त्म किया रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसकी सारी हमने यूनिलेटरल पैरालिसिस पढ़ी। उसके बाद हमने बायलेटरल जो है पैरालिसिस पढ़ी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की। अब है हमारे पास सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इसमें भी हम यूनिलेटरल एंड बायलेटरली करेंगे। तो सुपीरियर वाली जो होती है, हमने पढ़ा था कि वो वेगस से आती है, इन्फीरियर गैंग्लियन ऑफ द वेगस से, फिर नीचे आके ना हायोइड के ग्रेटर कॉर्नों पे उस लेवल पे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, जो एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल लैरिंजियल नर्व ब्रांच में। जो इंटरनल वाली होती है थायरॉइड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रही थी, और एक्सटर्नल वाली जो है वो क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई कर रही थी। तो अब एक साइड की फॉर एग्जांपल सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हुई है, तो उसमें आइसोलेटेड जो लेजन होती हैं इस नर्व की वो रेयर है, ठीक है, रेयर होता है कि एक साइड की हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंबाइंड पैरालिसिस, वैसे ज़्यादातर इसकी होती है। तो देखिए पैरालिसिस हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की करवाएगी हमारे क्रिकोथायरॉइड मसल की पैरालिसिस ऑब्वियसली, और एक साइड का इप्सिलेटरल, क्योंकि यूनिलेटरल पढ़ रहे हैं तो उसी साइड का इप्सिलेटरल एनेस्थीसिया हो जाएगा लैरिंग्स का, क्योंकि हमने कहा ये सेंसरी सप्लाई देती है, थायरॉइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके अंदर जाके सेंसरी दे रही थी अबव द वोकल कॉर्ड। तो पैरालिसिस अगर क्रिकोथायरॉइड हो गया तो कैन आल्सो अगर व्हेन एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इज इन्वॉल्व, क्योंकि हम इसी की ब्रांच है ना सुपीरियर की, कौन सी, एक्सटर्नल लैरिंजियल, इसी की ब्रांच है। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल ही जाके डायरेक्टली क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, अगर वो पैरालाइज हो गया तो क्रिकोथायरॉइड पैरालाइज हो जाएगा। तो ये थायरॉइड की सर्जरी में होता है, ट्यूमर्स में, न्यूराइटिस या डिफ्थीरिया में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक साइड की सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हुई है तो उसकी पेशेंट की वीक किस्म की वॉइस होगी, उसकी पिच बढ़ ही नहीं पाएगी। जैसे फीमेल्स की हाई पिच होती है ना, तो वो पिच जो है वो पेशेंट की नहीं बढ़ेगी, वीक वॉइस होगी, पिच भी इसकी बढ़ेगी नहीं, और गाना गाने की एबिलिटी जो उसकी कम हो जाएगी। लैरिंग्स का जो एनेस्थीसिया है वो एक साइड पे होगा, क्योंकि सेंसरी सप्लाई भी ख़त्म हो गई है, तो ये अननोटिस्ड ही रहेगा। लैरिंग्स का एनेस्थीसिया पेशेंट फील नहीं कर पाएगा, या ओकेजनल उसको एस्पायरेशन हो सकती है। लैरिंजियल फाइंडिंग्स क्या है, एस्पायरेशन क्यों होंगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी अगर जा रहा है उसके, तो खांस के हम जिस तरह बाहर निकाल देते हैं एस्पायरेशन के दौरान, तो इसको फील ही नहीं हो रहा, सेंसरी नहीं है, तो वो एस्पायरेट कर लेगा। अब लैरिंजियल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, एस्क्यू पोजीशन ऑफ द ग्लॉटिस एज द एंटीरियर कमीशर इज रोटेटेड टू हेल्दी साइड, ठीक है। और एस्क्यू पोजीशन यानी कि ओब्लिक पोजीशन हो जाएगी ग्लॉटिस की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसके जो एंटीरियर कमीशर है ना वो हेल्दी साइड पे जो है वो रोटेट हो गया है, तो इसकी वजह से ओब्लिक शेप का, एस्क्यू शेप का ग्लॉटिस हो गया है। दूसरा, उसके जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसके शॉर्टनिंग हो जाएगी, और उनकी टेंशन भी लॉस हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंशन क्यों लॉस हुई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को टेंस करने में क्रिकोथायरॉइड का रोल है। क्रिकोथायरॉइड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच की वजह से वो भी पैरालाइज हो गया, क्योंकि वो पैरालिसिस हुई है, तो इसलिए कॉर्ड की शॉर्टनिंग हो रही है और टेंशन खत्म हो गई है। तो पैरालाइज कॉर्ड हमें वैक्सी सा नज़र आएगा, क्योंकि उसमें टेंशन ही नहीं रही। तीसरा हमें फीचर क्या मिलेगा जब हम उसको लैरिंजियल फाइंडिंग में, तो उसमें पैरालाइज्ड वाला जो कॉर्ड है ना उसकी फ्लैपिंग हो जाएगी, क्योंकि देखिए कॉर्ड की टेंशन खत्म हो गई है, टेंस होते हैं ना बिल्कुल इस तरह, तो टेंशन उसकी ख़त्म हो गई है, तो यूं यूं हो गया है, वो सैग कर रहा है। जैसे ही पेशेंट इंस्पायरेट करेगा तो सैग करेगा उसका वोकल कॉर्ड, और जब भी वो एक्सपायरेट करेगा, सांस बाहर निकालेगा, तो उसका कॉर्ड यूँ बल्जअप कर जाएगा। सैग यानी यूँ नीचे चलाएगा और बल्जअप करेगा एक्सपायरेशन के दौरान। टेंशन जो नॉर्मल वाली टेंशन खत्म हो गई है कॉर्ड की, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी जब हम करेंगे क्रिकोथायरॉइड मसल की, तो उससे हम डायग्नोस कर लेंगे कि इसका जो है पेशेंट को, इसकी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच जो है पैरालाइज हो गई है, वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, हमने बस वॉइस थेरेपी ही करनी होती है। अब अगर दोनों साइड की सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हो गई है, तो उसमें क्या होगा, बायलेटरल वैसे अनकॉमन कंडीशन है, इसमें दोनों साइड के क्रिकोथायरॉइड मसल पैरालाइज हो जाएंगे और अपर लैरिंग्स का एनेस्थीसिया भी हो जाएगा। अब दोनों वाली कंडीशन कब होगी, जब भी कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो तो दोनों साइड की पैरालिसिस हो सकती है, या सर्जरी में। न्यूराइटिस जो है ना, ज़्यादातर डिफ्थेरिक न्यूराइटिस में ऐसा होता है। इसके अलावा जब सर्वाइकल नोड्स पे प्रेशर पड़े, किसी नियोप्लास्टिक प्रोसेस वगैरह की, या फिर इन्वॉल्वमेंट हो। तो फीचर्स क्या होंगे, अब दोनों साइड पे एनेस्थीसिया हो गया है और दोनों पैरालिसिस हुई हैं, तो उससे पेशेंट सारा जो खाएगा वगैरह फूड या फेरेंजियल जो सिक्रीशंस भी होती हैं वो सारी इनहेल कर लेगा, लंग्स में जा रही हैं, तो उससे उसको खांसी होगी, चोकिंग फिट्स होंगे, उसकी आवाज़ बिल्कुल वीक हो जाएगी, हस्की किस्म की हो जाएगी।
ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों साइड की बायलेटरल पैरालिसिस है तो कॉज पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। केसेस जो कि न्यूराइटिस की वजह से, वो खुद ही डिप्थीरिया की वजह से हो रहा है ना न्यूराइटिस, तो ये खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट जो बार बार सब कुछ एस्पायरेट कर रहे हैं तो उसमें हमने ट्रेक्योस्टमी करनी होती है कफ्ड इंट्यूबेशन के साथ, कफ्ड ट्यूब लगा के, ठीक है। एंड ईसोफेजल फीडिंग ट्यूब भी लगानी होती है, डायरेक्ट हम ईसोफेगस में उसको खाना दें, फूड वगैरह लिक्विड डाइट, ताकि वो एस्पायरेट ना करे। एपिग्लोटोपेक्सी एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि हमने लेरिंजल इनलेट को बंद करना होता है ताकि हम लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम रिपीटेड एस्पायरेशन। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है, एपिग्लोटोपेक्सी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिच ऑफ द वॉइस जो है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे बाय अप्रोक्सीमेशन ऑफ द थायरॉयड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज, इनको अप्रोक्सीमेट करके थायरॉयड और क्रिकोइड को, तो हमने वॉइस पिच हमने कहा ना इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लो होती है, तो उस पिच को हम सही कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक विच इज़ दी कंबाइंड यानी कंप्लीट पैरालिसिस, यानी रिकरेंट भी पैरालाइज हो रही है, सुपीरियर लैरिंजल नर्व भी पैरालाइज हो रही है, लैरिंग्स की सारी इनर्वेशन पैरालाइज हो रही है, तो उसको कंप्लीट पैरालिसिस या कंबाइंड पैरालिसिस कहेंगे। एक साइड पे अगर रिकरेंट भी हो रही है, सुपीरियर लैरिंजल भी हो रही है, तो उसको कहेंगे यूनिलेटरल। तो इससे क्या होगा, एक तो लैरिंग्स के सारे मसल्स जो हैं उस साइड के पैरालाइज हो जाएंगे। क्यों उसके पैरालाइज हो रहे हैं, रिकरेंट की वजह से, ठीक है। और एक्सेप्ट द इंटर एरिटिनॉइड मसल, और सुपीरियर की वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि क्रिकोथायरॉयड को वो करती है, तो सारे मसल पैरालाइज हो जाएंगे एक्सेप्ट इन द इंटर एरिटिनॉइड, क्योंकि इंटर एरिटिनॉइड को ओपोजिट साइड से भी इनर्वेशन आ रही होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि इंटर एरिटिनॉइड वाला पैरालाइज नहीं होगा रीजन, क्योंकि उसको दूसरी साइड की इनर्वेशन तो सही है ना, यूनिलेटरल पैरालिसिस हुई है, दूसरी साइड से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो वो सही रहेगा इंटर एरिटिनॉइड रीजन। क्यों हुआ है एक साइड की कंबाइंड या कंप्लीट पैरालिसिस, थायराइड सर्जरी इसका मोस्ट कॉमन कॉज बनती है, जब रिकरेंट एंड हमारी एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व्स एक साइड की इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों होंगे रिकरेंट या एक्सटर्नल लैरिंजल यूनिलेटरली। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस एम्बिगस में कोई लेजन आ गई है, या फिर वैगस के न्यूक्लियस में प्रोक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर लैरिंजल नर्व, यहाँ से सुपीरियर लैरिंजल आती है ना, इन्फीरियर गैंग्लियन से आती है ना, उससे ऊपर अगर कोई लेजन होगी या न्यूक्लियस एम्बिगस में, तो उससे भी दोनों साइड्स की होंगी, थस दोनों नर्व होंगी एक साइड की यूनिलेटरल। थस द लेजन में लाई इन द मेडुला में, या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लेजन हो सकती है, जगलर फोरामेन में, या पैराफेरेंजल स्पेस के अंदर। तो अब इसके अलावा हमने ये सारा जो है टेबल भी ऊपर देखा था डिफरेंट डिफरेंट कॉज से, एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके इंट्राक्रेनियल डिफरेंट कॉजेज़ हैं, स्कल बेस में एंड नेक में ऐसा क्या होगा कि कंबाइंड पैरालिसिस हो, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लिनिकल फीचर। अब यूनिलेटरली कंबाइंड पैरालिसिस हुई है तो सारे मसल्स तो उस साइड के पैरालाइज हो गए ना, एक साइड के लेरिंग्स के, तो वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में अब आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कैडावरिक पोजीशन कहाँ होती है, तो कैडावरिक हमने कहा था मिड लाइन से 3.5 मिलीमीटर दूर होगी, ठीक है, ये 3.5 मिलीमीटर, ठीक है। और ये न्यूट्रल पोजीशन होती है क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट की, इसमें एडक्शन और एबडक्शन इसी प्लेस पोजीशन से होंगे, ठीक है। तो ये पैरालिसिस ऑफ बोथ रिकरेंट एंड सुपीरियर लैरिंजल नर्व में होता है, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो अच्छा, इसमें ना फिगर में पोजीशंस भी दिखाई गई हैं, ये भी आप देख लीजिएगा कॉर्ड्स की। एक तो मीडियन होती है जिसमें वोकल कॉर्ड हमारा मिड लाइन में होगा, फिर पैरामीडियम उससे 1.5 मिलीमीटर, फिर इंटरमीडिएट जो कैडावरिक पोजीशन है ना वो यहाँ पे होगी, तो उसमें जो है वो 3.5 मिलीमीटर दूर होगा। और फिर जो है जेंटल एबडक्शन या स्लाइट एबडक्शन में वो मिड लाइन से 7 मिलीमीटर, और फुल एबडक्शन में 9.5 मिलीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन हमारा वोकल कॉर्ड सिचुएटेड होगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लिनिकल फीचर में, कह रहा है कि हेल्दी कॉर्ड जो होगा ना, हमने कहा एक साइड के जो मसल्स हैं सारे पैरालाइज हो गए हैं और कैडावरिक पोजीशन में आ गया है, तो हेल्दी वाला कॉर्ड जो है वो अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएगा उस फॉर एग्जांपल ये पैरालाइज है, ठीक है, तो हेल्दी वाला उसको पैरालाइज वाले तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है 3.5 मिलीमीटर, तो थस जो ग्लोटिक इनकॉम्पिटेंस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके नतीजे में पेशेंट को हॉर्सनेस होगी और एस्पायरेट कर लेगा सारे लिक्विड्स वगैरह ग्लोटिस से। खांसी जो है इसमें इनफेक्टिव होती है क्योंकि ड्यू टू द एयर वेस्ट, ठीक है, एयर वेस्ट की वजह से उसको पेशेंट जो है खांस के निकाल भी नहीं पा रहा।
ट्रीटमेंट क्या देंगे अब इसमें भी हमने वॉइस थेरेपी देनी होती है विथ प्रॉपर वॉइस थेरेपी। हेल्दी कॉर्ड जो है एक साइड का तो हेल्दी है ना, तो वो कंपनसेट कर सकता है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड बाय मूविंग अक्रॉस द मिड लाइन। वो वाला हेल्दी वाला मिड लाइन में आके कंपनसेट कर सकता है, तो हम वॉइस थेरेपी देंगे। दूसरा हमने जो ऐसे प्रोसीजर्स करने होंगे कि कॉर्ड जो है वो मीडियलाइज हो जाए, क्योंकि वो 3.5 मिलीमीटर दूर चला गया कैडावरिक पोजीशन में, तो उसको हमने मीडियलाइज करना है। तो अनकम्पनसेटेड केसेस में यानी नॉर्मल वाला हेल्दी वाला कंपनसेट नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारा एम होता है कि हम पैरालाइज्ड वाले को ही बीच में ले आए मिड लाइन में, ताकि हेल्दी वाला उसके साथ मीट कर सके। तो ये हम कैसे करते हैं, पैरालाइज वाले को कैसे मिड लाइन में लाएंगे, इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी, थायरोप्लास्टी टाइप 1, ये 2 प्रोसीजर्स हम करते हैं। तो इसमें जो इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी है, इसमें कह रहा है कि अगर पेशेंट की जो वॉइस थेरेपी जो है उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी हमने कंसीडर करनी होती है 3 से 4 हफ्तों के अंदर, यानी महीने के ही अंदर करनी होती है यूनिलेटरल कंप्लीट पैरालिसिस में। तो वेरियस इसमें टेम्पररी और परमानेंट फिलर्स आजकल अवेलेबल होते हैं इंजेक्शन के लिए विथ डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एफिकेसी। जैसे हम आप याद रखिएगा कि हम इसमें हाइलुरोनिक एसिड देते हैं 4 से 9 महीने तक ये एफिशिएंट रहता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज 2 से 3 महीने, कोलेजन 6 से 9 महीने, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट 1 से 2 साल तक। अपने उसी पेशेंट का ऑटोलॉगस फैट भी हम यूज़ कर सकते हैं, सालों तक रहेगा, लेकिन इसकी एफिकेसी वेरिएबल है। 30% ऑफ द फैट जो है 5 से 6 हफ्तों में ही डिज़ोल्व कर जाता है। सिलिकॉन एंड टेफ्लॉन इंजेक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में किए गए हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत से सेंटर्स में इनको एबंडन कर दिया गया है, सिलिकॉन एंड टेफ्लॉन। तो उसके बाद है दूसरा थायरोप्लास्टी टाइप 1, ये था इंजेक्शन लेरिंजोप्लास्टी। अब थायरोप्लास्टी टाइप 1, इसमें क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को हमने मीडियलाइज करना होता है, मिड लाइन में लेके आना होता है, ताकि ऑपोजिट वाला हेल्दी वाला उसके साथ मीट करे। तो ये हम कैसे करते हैं, जो एरेटिनॉइड एडक्शन प्रोसीजर है, बार बार मैंने आपको बताया थायरोप्लास्टी 1 में एक होता है जिसमें एरेटिनॉइड सिमेट्रिकल है, तो उसमें नहीं करनी होती, लेकिन अगर एरेटिनॉइड की एसिमेट्री है तो फिर हमने थायरोप्लास्टी विथ एरेटिनॉइड एडक्शन प्रोसीजर करना होता है। तो थायरोप्लास्टी हम करेंगे बाय क्रिएटिंग अ विंडो इन द थायरॉइड कार्टिलेज। जो हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है ना, उसमें एक विंडो बना देंगे और एक सिलास्टिक या सिलास्टिक रख देंगे, एक प्रोस्थेसिस रख देंगे जो कि कॉर्ड को बीच में ले आए, मीडियलाइज करे। तो ये ऑपरेशन भी हम लोकल एनेस्थीसिया दे के करते हैं। ठीक हो गया, यूनिलेटरल वाले का कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़। अब बायलेटरल यानी दोनों साइड की कंबाइंड कंप्लीट पैरालिसिस हुई है, यानी दोनों साइड की रिकरेंट भी पैरालाइज हुई है, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व भी पैरालाइज हुई है। तो इसमें क्या करना होता है कि ऐसी, वैसे तो ये रेयर कंडीशन होती है, इसमें सारे के सारे लेरिंजियल मसल पैरालाइज हो रहे हैं, तो दोनों कॉर्ड्स कैडावरिक पोजीशन में आ जाएंगी, तो इसमें बिल्कुल टोटली लेरिंग्स का एनेस्थीसिया भी हो जाएगा, सेंसरी मोटर सब खत्म हो गया। तो इसमें क्या फीचर होंगे, एफोनिया, कॉर्ड्स जो है वो मीट ही नहीं कर पा रहे, तो उसमें एफोनिया साउंड प्रोडक्शन होगी नहीं। दूसरा एस्पायरेशन, क्योंकि इसमें सेंसरी वगैरह खत्म हो गया, एनेस्थीसिया हो गया है लैरिंग्स का, और इनकॉम्पिटेंट ग्लोटिस है, तो उसकी वजह से वो जो भी खाएगा एस्पायरेट करेगा। इनेबिलिटी टू कफ, अब खांसी क्यों नहीं हो रही इसमें, दिस इज़ ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द कॉर्ड टू मीट, कॉर्ड आपस में मीट ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो है वो रिटेंशन होगी सिक्रीशंस की चेस्ट में, मीट नहीं कर पा रहे ना, जो भी सिक्रीशंस हैं वो चेस्ट में ही रहेंगी, खांसी नहीं होगी पेशेंट को। इसके अलावा ब्रोंको नमूनिया, क्योंकि बार बार एस्पायरेट कर रहा है, सिक्रीशंस पे अंदर जा रही है, रिटेन हो रही हैं, लंग्स में जा रही हैं, तो ब्रोंको नमूनिया हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें, आप याद रखिएगा, हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं, क्योंकि हमने पल्मोनरी सिक्रीशन को भी लाजमी रिमूव करना होता है, और जो भी उसने मटीरियल इनहेल किया उसको भी। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या देना होता है, सबसे पहले नंबर 1 ट्रैकियोस्टमी। ठीक है, ट्रैकियोस्टमी एसेंशियल होता है ताकि जो भी पल्मोनरी सिक्रीशंस हैं और इनहेल्ड मटेरियल है उसको हम रिमूव करें। ठीक है, फिर है गैस्ट्रोस्टमी। गैस्ट्रोस्टमी जो है, इससे एस्पायरेशन प्रिवेंट होगी और न्यूट्रिशन भी मेंटेन होगी। गैस्ट्रोस्टमी देखिए, हमने एब्डोमेन में ही जो है ना एक ओपनिंग बनानी होती है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली फीड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो एस्पायरेशन वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा एपिग्लोटोपेक्सी, एपिग्लोटोपेक्सी एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें एपिग्लोटिस को हमने पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड फोल्ड करना होता है, और फिर एरेटिनॉइड्स के साथ याद रखिएगा हम उसको एपिग्लोटिस को फिक्स कर देते हैं ताकि पेशेंट की जो एस्पायरेशन लंग्स के अंदर ना हो, और वैसे ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर, हम इसको वापस सही भी कर सकते हैं। नंबर 4, हमने वोकल कॉर्ड प्लिकेशन करनी होती है, यानी लैरिंग्स को हमने खोलना है बाय द लेरिंजो फिशर की मदद से हम लैरिंग्स को ओपन करेंगे। तो म्यूकोज़ा जो होता है ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड को, उसको पहले रिमूव करेंगे और सूचर्स की मदद से उसको म्यूकोज़ा को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एस्पायरेशन नहीं होगी, और इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। देन टोटल लेरिंजेक्टोमी है, ये तब रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे जो कॉज है वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जा रहा है और इरिवर्सिबल है, तो उसमें स्पीच जो है वो अनसर्विसेबल होगी।
तो उस इस तरह के केस में यानी प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल हों तो स्पीच भी जो है वो अनसर्विसेबल हो तो हमने उसमें टोटल लेरेंजेक्टोमी करनी होती है। तो लेरेंजेक्टोमी से जो ना रिपीटेड एस्पायरेशन का खतरा एक तो प्रिवेंट हो रहा है और दूसरा एस्पायरेशन नहीं होगी, दूसरा तो लंग इन्फेक्शन नहीं होंगे, तो हम टोटल लेरेंजेक्टोमी करते हैं। एंड देन डिवीजन प्रोसीजर्स होते हैं, यानी ट्रैकिया को हमने सेपरेट करना होता है थर्ड या फोर्थ रिंग पे एट इट्स अपर सेगमेंट, यानी जो उसका लेरेंजोट्रैकियल सेगमेंट होता है उसका जो ये अपर सेगमेंट होता है उसको फिर हमने इसोफेगस के साथ अनास्टोमोस करना होता है, जबकि उसका जो लोअर एंड होता है उसको हम ट्रैकियोस्टोम की तरह ले आएंगे, आउट ले आएंगे फॉर ब्रीदिंग, उससे यानी पेशेंट फिर ब्रीदिंग करेगा। और ऊपर वाले को हमने इसोफेगस के साथ अनास्टोमोस करना होता है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जन, मतलब डिवाइड करें तो डाइवर्जन प्रोसीजर। तो इससे क्या होगा कि एस्पायरेटेड मटेरियल अब जो है ना अपना वे ले लेगा इसोफेगस के अंदर, जो भी पेशेंट एस्पायरेट कर रहा है ना तो वो इसोफेगस में चला जाएगा। तो दिस ऑपरेशन इज़ डन इन इंट्रैक्टेबल एस्पायरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा एस्पायरेशन हो रही है तो उसमें हम ये करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कंजेनाइटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कंडीशन जो है ना कंजेनाइटली है तो ये एक साइड में यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी। तो यूनिलेटरल पैरालिसिस ज़्यादा कॉमन होती है बर्थ के टाइम पे, अगर कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो या कंजेनाइटल एनॉमली हो गई हो, ग्रेट वेसल की या फिर हार्ट की कोई एनॉमली हो उसकी वजह से होगा। और अगर दोनों साइड भी यानी बायलेटरल पैरालिसिस जो है ना वो हाइड्रोसेफेलिस की वजह से हो सकती है, या एर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन जिसमें लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो पुश कर देता है इनटू द स्पाइनल कनाल, उसकी वजह से, या इंट्रा सेरेब्रल कोई हेमरेज हो गया हो बर्थ के टाइम पे, मेनिंजोसील या सेरेब्रल या न्यूक्लियस एम्बिगस की एजेनेसिस हो जाए, डेवलप ही नहीं हुआ, तो पेशेंट जो है बायलेटरल पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, उसको बायलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस वाले फीचर्स होंगे। ठीक है, एब्डक्टर पैरालिसिस जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में हमने डिस्कस किया, और उसको रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी जिसकी वजह से हमने लाजमी ट्रैकियोस्टमी करनी होती है। ठीक है, तो ये है कंजेनाइटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है फोनो सर्जरी। देखिए सेवरल जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर्स डिज़ाइन हुए हैं जिनसे क्वालिटी ऑफ वॉइस को इम्प्रूव किया जाता है। तो उसमें आ जाता है एक तो हम बेनाइन या मैलिग्नेंट लीजन को ही एक्साइज कर दें, कैसे, माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी या लेज़र की मदद से उस मैलिग्नेंट लीजन को हमने एक्साइज करना है। ठीक है, नंबर 2 हमने वोकल कॉर्ड को हमने इंजेक्ट करना होता है, टेफ्लॉन पेस्ट उसमें हम लगाते हैं या फिर जेल फॉर्म लगाते हैं ताकि उसको ऑगमेंट करे और जो पैरालाइज वाला कॉर्ड है उसको मीडियलाइज कर सके, ताकि ऑपोजिट वाला जो हेल्दी कॉर्ड है और ये आपस में ईजिली अप्रोक्सीमेट करे, तो हमने इंजेक्शन लगाना होता है इसका। थर्ड हम थायरोप्लास्टी करते हैं, तो इसी की डिवाइडेड थायरोप्लास्टी प्रोसीजर जो है उसके 4 कैटेगरीज होती हैं टू प्रोड्यूस फंक्शनल एल्ट्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। इसमें हम फंक्शनल एल्ट्रेशन करवाते हैं, इसमें टाइप 1, 2, 3 एंड 4 है। 1 में क्या होता है थायरोप्लास्टी में, हम मीडियल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं वोकल कॉर्ड की मीडियली। टाइप 2 में हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट करनी होती है वोकल कॉर्ड की, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि एयरवे को हम इम्प्रूव करें, तभी हम लेटरल करवा रहे हैं टाइप 2 में। टाइप 3 में क्या होता है, इट इज़ यूज टू शॉर्टन, यानी छोटा कर रहे हैं, शॉर्टन करें यानी रिलैक्स कर रहे हैं वोकल कॉर्ड को। तो देखिए वोकल कॉर्ड जो है टेंस होता है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन से पिच जो है हमें पता है कि वो लोअर हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर हम करते हैं म्यूटेशनल फैल्सिटो में। ये असल में एक वॉइस डिसऑर्डर होता है इसको हम प्यूबरफोनिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब हाई पिच की वॉइस हो जाती है एडोलेसेंस में प्यूबर्टी के बाद, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशनल फैल्सिटो। उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है कि हमने फिर रिलैक्स करना है वोकल कॉर्ड को, या फिर उनमें जिनमें कोई जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हो फीमेल से वो मेल की तरफ, तो उसमें हमने हाई पिच करनी होती है। तो सॉरी हाई पिच फीमेल्स की होती है, तो फीमेल टू मेल हुआ है तो उसको लिए हमने शॉर्टन किया है वोकल कॉर्ड को ताकि थोड़ी लो पिच हो। एंड लास्ट है टाइप 4 थायरोप्लास्टी। ये प्रोसीजर इसमें अब टाइटन यानी लेंथन करना है, उसमें 3 में शॉर्टन करे थे, रिलैक्स करे थे, इसमें लेंथन या टाइटन करें वोकल कॉर्ड को ताकि पिच को एलिवेट कर सके। तो ये कन्वर्ट करेगा मेल कैरेक्टर ऑफ वॉइस, क्योंकि उनकी पिच जो है वो लो होती है, तो हम इसको एलिवेट करें तो वो फीमेल कैरेक्टर ऑफ वॉइस में चला जाएगा। और ये भी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वोकल कॉर्ड इज रिलैक्स एंड बोइंग, यानी जब वो लैक्स और बो कर रहा हो एजिंग प्रोसेस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से। लास्ट है प्रोसीजर हमारा सर्जिकल प्रोसीजर जो हम क्वालिटी ऑफ वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी लास्ट फोनो सर्जरी है लेरिंजियल री इनर्वेशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हमारा जो ओमोहायोइड मसल मैंने आपको दिखाया था नेक में होता है, उसकी जो एंटीरियर बेली होती है उसका एक हम सेगमेंट जो है
उसकी नर्व सप्लाई के साथ यानी एंसा हाइपोग्लोसाई और वेसल्स के साथ ही वो मसल हम इम्प्लांट कर देते हैं थायरोएरिटनॉइड मसल में। तो उसमें एक आफ्टर मेकिंग अ विंडो इन द थायरॉयड कार्टिलेज, पहले के साथ थायरॉयड कार्टिलेज में एक विंडो बनाई और उसमें हमने ये थायरोएरिटनॉइड मसल के अंदर ये वाले मसल की एंटीरियर बेली जो है ओमोहायोइड की, वो उसमें इम्प्लांट कर दी। तो इससे जो है ना पैरालाइज वाला जो थायरोएरिटनॉइड मसल है वो इनर्वेट हो जाएगा। री इनर्वेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें पैरालाइज हो गया था ना, तो इसमें अब ये वाली लगाई है मसल, उसकी इनर्वेशन भी है, तो इससे री इनर्वेशन की है हमने। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 61 बेनाइन ट्यूमर्स एंड लीजन्स ऑफ द लैरिंक्स।